आज की कहानी का नाम है वसीयतनामा। विजय और शुभी की 18 और 20 साल की दो बेटियां थीं। तो दूसरी तरफ विजय के बड़े भाई अजय अरोड़ा के एक बेटा था जिसकी उम्र 22 साल की थी। अरोड़ा बंधुओं के पिता रामचंद्र अरोड़ा चाहते थे कि जो बिजनेस उन्होंने इतनी मेहनत से खड़ा किया है उसका बंटवारा ना करना पड़े। इसलिए वे हमेशा दोनों भाइयों को एक साथ रहने और काम करने की सलाह देते थे। पर छोटी बहू शुभी को हमेशा लगता रहता था कि पिताजी के दिल में बड़े भाई और भाभी के लिए अधिक स्नेह है, क्योंकि उनके एक बेटा है और उसके सिर्फ बेटियां। शुभी को यही लगता था कि वे निश्चिंत रूप से अपनी वसीयत में दौलत का एक बड़ा हिस्सा उसके जेठ के नाम कर जाएंगे। भाई साहब देखिए, विजय तो काम धंधे में कोई सक्रियता नहीं दिखाते हैं, पर मुझे अपनी बेटियों को तो आगे पढ़ाना ही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप मेरी बेटियों को भी अपने बिजनेस में हिस्सा दें और काम के गुण सिखाते रहें। शुभी ने अपने जेठ अजय अरोड़ा से कहा। इस पर अजय ने कहा, पर शुभी, बेटियों को तो शादी करके दूसरे घर जाना होता है, ऐसे में उन्हें अपने बिजनेस के बारे में बताने से क्या फ़ायदा। आखिर इस पूरे बिजनेस को तो मेरे बेटे नरेश को ही संभालना है। हाँ, तुम्हें अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखाने के लिए जितने पैसे की ज़रूरत हो उतने पैसे ले सकती हो। शुभी को तो अपने जेठ की नीयत पर पहले से ही शक था और आज उनकी से बात करके वह यह जान चुकी थी कि इस पूरी दौलत पर उसके जेठ अजय अरोड़ा और उनके बेटे नरेश का ही वर्चस्व रहने वाला है और इस अरोड़ा ग्रुप का मालिक नरेश को ही बनाया जाना तय है। शुभी दिन रात इसी उधेड़-बुन में रहती कि किस तरह से पूरी दौलत और बिजनेस में बराबरी का हिस्सा लिया जाए। पर यह सब इतना आसान नहीं होने वाला था। बस एक तरीका था कि किसी तरह से नरेश को रास्ते से हटा दिया जाए, तभी कुछ हो सकता है। पर एक औरत के लिए किसी को अपने रास्ते से हटा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मुझे अपनी लड़कियों के भविष्य के लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूंगी, चाहे मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े। यह सोचते हुए शुभी बुदबुदा उठी। शुभी की जेठानी निम्मी किचन में थी और अपनी नौकरानी को सही काम करने की ताकीद कर रही थी। क्या दीदी, सारा दिन आप ही काम करती रहती हो, कभी आराम भी किया करो। ये लो, मैंने आपके लिए बादाम का शरबत बनाया है, इसे पीने से आपके बदन को ताकत मिल जाएगी। शुभी ने अपनी जेठानी को बादाम का शरबत पिला दिया। शरबत पीने के कुछ देर बाद ही निम्मी को कुछ उलझन सी होने लगी। सुन शुभी, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू जरा किचन संभाल ले। ये कहकर निम्मी आराम करने चली गई। उस रात अजय अरोड़ा जब अपने बेटे नरेश के साथ काम से लौटे और निम्मी के बारे में पूछा तो शुभी ने बताया कि उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वे आराम कर रही हैं। ऐसा कहकर शुभी ने ही उन लोगों को खाना परोसा, जिसे खाकर वे दोनों अपने अपने कमरों में चले गए। निम्मी और उसका बेटा अलग अलग कमरे में सोते थे, जबकि अजय अरोड़ा दूसरे कमरे में, क्योंकि उनको देर रात तक काम करने की आदत थी। कुछ देर बाद शुभी दूध का ग्लास लेकर अपने जेठ अजय अरोड़ा के कमरे में गई और उनके हाथ में ग्लास देते समय उसने बड़ी चतुराई से अपनी साड़ी का पल्लू इस अंदाज में गिरा दिया कि उसके सीने की गोरी गोरी गोलाइयाँ ब्लाउज से बाहर आने को बेताब हो उठी। सहसा ही अजय अरोड़ा की नज़रें उसके सीने के अंदर ही घुसती चली गई। जेठ अजय अरोड़ा को अपनी ओर इस तरह घूरते देख जल्दी से शुभी अपने पल्लू को सही करने लगी और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली आई। अजय अरोड़ा ने पूछा तो प्रत्युत्तर में शुभी जोर से रोने लगी। मैं तो आपको एक नेक इंसान समझती थी, पर मुझे क्या पता था कि आप भी और मर्दों की तरह ही निकलेंगे। शुभी ने सुबकते हुए कहा, आखिर बात क्या है, कुछ तो बताओ। परेशान हो उठे थे अजय अरोड़ा। इसके जवाब में शुभी ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला, बल्कि अपने मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करके अजय अरोड़ा की तरफ बढ़ा दिया। अजय ने मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो मोबाइल पर कुछ तस्वीरें थी, जिसमें शुभी के जिस्म का ऊपरी हिस्सा पूरी तरह से नग्न था और अजय अरोड़ा उसके ऊपर लेटे हुए थे। एक नहीं बल्कि कई तस्वीरें थी इन दोनों की, जो ये बताने के लिए काफ़ी थी कि कल रात उन दोनों के बीच जिस्मानी संबंध बने थे। पर ये सब मैंने नहीं किया, अजय अरोड़ा ने कहा।
आप सभी मर्दों को यही तरीका रहता है। कल जब मैं दूध का ग्लास लेकर आई तो आप नशे में लग रहे थे और आपने मुझे बिस्तर पर गिरा दिया और मेरे साथ गलत काम किया। गलती मेरी ही है। आखिर मैंने आपकी आंखों में वासना की कीड़ों को क्यों नहीं पहचान लिया? रोते हुए शुभी ने कहा। पर भला ये तस्वीरें तुमने क्या सोचकर खींची? माथा ठनक उठा था अजय अरोड़ा का। अगर मैं ये तस्वीरें नहीं लेती तो भला आप क्यों मानते कि आपने मेरे साथ गलत किया है? शुभी का सवाल अचूक था और सारे सबूत सामने थे, इसलिए अजय अरोड़ा का मन भी इन सब बातों को मानने के लिए मजबूर था, क्योंकि बचपन में उन्हें नींद में चलने की बीमारी थी, जो कि काफ़ी समय बीतने के बाद ही सही हो सकी थी। चलो, अब जो भी हुआ उसे भूल जाओ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर ये बात किसी से ना कहना। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। अजय अरोड़ा ने कहा। अजय अरोड़ा रात में 2 बजे तक काम किया करते थे, पर आज पता नहीं क्या हुआ कि उनकी पलकें भारी होने लगी और उन्हें जल्दी नींद आ गई। वे अपना लैपटॉप सिरहाने रखकर सो गए। अगली सुबह जब अजय अरोड़ा की आंखें खुली तो उन्होंने अपने पास बैठी हुई शुभी को देखा। उसे अपने बिस्तर पर बैठा देख अजय अरोड़ा चौंक पड़े और पूछ बैठे, क्या बात है शुभी, तुम इतनी सुबह सुबह मेरे कमरे में, और वो भी मेरे बिस्तर पर, क्या कर रही हो? नहीं, आप मुझसे बड़े हैं, मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। हाँ, अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो मेरी बेटियों को अपने बेटे नरेश के साथ जायदाद में बराबर की हिस्सेदारी दिलवा दीजिए, शुभी ने कहा। शुभी की बात सुनकर अजय अरोड़ा को ये समझते देर नहीं लगी कि वो बुरी तरह से उसके बिछाए जाल में फंस गए हैं, पर अब उनके पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा भी नहीं था। इसलिए वे शुभी की बात मानने पर राजी हो गए और उन्होंने जायदाद और अरोड़ा ग्रुप के वित्तीय मामलों में नरेश के साथ साथ शुभी की बड़ी बेटी को भी शामिल कर लिया। देखो, अभी सिर्फ तुम्हारी बड़ी बेटी को ही कंपनी में शामिल कर सकता हूँ, क्योंकि कंपनी के और भी शेयर होल्डर हैं, उन्हें भी मुझे जवाब देना है। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी छोटी बेटी को अपने दूसरे प्रोजेक्ट का इंचार्ज बना सकता हूँ, पर उसके लिए उसे कोलकाता जाना होगा, अजय अरोड़ा ने कहा। बिल्कुल जाएगी, कोलकाता तो क्या, वह भारत के किसी भी हिस्से में जाएगी। बस मुझे पैसे और पावर चाहिए। मैं आज ही उसे तैयारी करने को कहती हूँ। अपनी इस कूटनीतिक जीत पर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी शुभी, और इसी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बैरिस्टा कॉफ़ी हाउस में जा पहुंची, जहां उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठा हुआ शख्स उसे ऊपर से नीचे तक निहारे जा रहा था। अब तो तुम बहुत खुश होगी, आखिर अरोड़ा ग्रुप में बराबरी का हिस्सा मिल गया है तुम्हें, वो घनी दाढ़ी वाले शख्स ने कहा, जिसका नाम रॉबिन था। मिला नहीं है बल्कि छीना है मैंने, पर असली खुशी तो मुझे उस दिन मिलेगी जब मैं उस नरेश के बच्चे को एमडी की कुर्सी से हटवा दूंगी। नफरत भरे लहजे में शुभी बोल रही थी। और उसके लिए अगर तुम्हें मेरी कोई ज़रूरत पड़े तो बंदा हाजिर है, पर उसकी कीमत देनी होगी, रॉबिन ने शरारती लहजे में कहा। बोलो, क्या कीमत लोगे? बस जिस तरह की तस्वीरों में तुम अजय अरोड़ा के साथ नजर आ रही हो, वैसी ही जिस्मानी हालत में मेरे साथ एक रात गुजार लो, बस इतनी सी बात। अरे, तुम्हारे लिए मैंने मना ही कब किया है? शुभी की बातें सुनकर रॉबिन अपने हाथ से शुभी के हाथ को सहलाने लगा। रॉबिन और शुभी की जान पहचान कॉलेज के समय से थी, और इतना ही नहीं, दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते थे, और शुभी की शादी हो जाने के बाद भी दोनों ने इस रिश्ते को बनाए रखा। शुभी और रॉबिन के प्यार का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज भी अपनी खुशी को बांटने के लिए शुभी अपने पति के पास ना होकर रॉबिन के पास ही आई थी। कभी रॉबिन से इश्क करने वाली शुभी को आज भी एक बात से कोई भी परहेज नहीं था कि आज रॉबिन एक छोटा मोटा ड्रग पैडलर बन चुका था, जो कि पैसा कमाने के लिए अफीम और अन्य नशीले पदार्थों की खरीद किया करता था, और कई बार हवालात की हवा भी खा चुका था। भले ही शुभी की लड़कियों को बिजनेस में शामिल कर लिया गया था और वे दोनों बिजनेस की बारीकियां सीख रही थी, पर शुभी को हमेशा ही ये डर खाए जाता था कि हो ना हो नरेश को ही इस जायदाद का असली वारिस घोषित किया जाएगा, और वो तो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी।
पर उसके पास अभी कोई और चारा नहीं था, इसलिए शुभी अपने अगले वार के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रही थी। और वो सही वक्त कुछ महीनों बाद आ ही गया, जब नरेश की शादी तय कर दी गई और बड़ी धूमधाम से उसकी शादी हो गई। विजय और अजय अरोड़ा के साथ में कितना नाची थी शुभी। उसकी खुशी देखकर जान पड़ता था जैसे उसके सगे बेटे की शादी हो। पूरे शहर में नरेश की शादी की भव्यता की चर्चा कई दिन तक होती रही। घर के मेहमान भी जा चुके थे और आज नरेश और उसकी पत्नी बबीता अपना हनीमून मनाने के लिए स्विट्जरलैंड के लिए जाने वाले थे। सुबह से ही शुभी सारी तैयारियां करवा रही थी। मन में खुशियों का सागर हिलोरे ले रहा था। नरेश और बबीता के इसलिए फ्लाइट के समय से पहले ही नरेश एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहता था। उसने अपना सारा सामान एक जगह इकट्ठा कर लिया और अपनी पत्नी बबीता की प्रतीक्षा करने लगा। शुभी के साथ नरेश को अपनी पत्नी आती दिखाई दी तो नरेश ने राहत की सांस ली। ये लो, इसे समय समय पर खाते रहना, तुम्हें अभी ताकत की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। शुभी ने नरेश के हाथ में एक थैली पकड़ाते हुए कहा। पर चाची, इसमें क्या है? अरे, इसे खोल कर यहाँ मत देखो, ये तुम्हारे लिए ताकत वाले लड्डू हैं, हनीमून के लिए खास बनाए हैं। शुभी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराते हुए बोली। तो फिर उसकी बात को मन ही मन भांपकर उसके आगे नरेश कुछ बोल नहीं सका और चुपचाप अपने बैग में वह थैली रख ली। नवयुगल एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए एयरपोर्ट में एंट्री ली। नरेश ने नजरें उठाई तो सामने ही एक कस्टम विभाग का बड़ा अधिकारी अपनी सजीली सी विभागीय यूनिफॉर्म पहने हुए खड़ा था, जो कि इन दोनों की तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए आगे आया। नमस्ते भाभी जी, आप दोनों की यात्रा शुभ हो। अरे, इनसे मिलो, ये मेरा दोस्त है रचित, और रचित ये है बबीता, मेरी पत्नी, हंसते हुए नरेश ने कहा। नरेश और बबीता के साथ में एक बड़े कस्टम अधिकारी के होने के कारण उन दोनों को फ्लाइट तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं हुई और कुछ ही देर बाद उनकी फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। तकरीबन 8-9 घंटे की उड़ान के बाद वे दोनों स्विट्जरलैंड के हवाई अड्डे पर थे, जहां यात्रियों का सामान चेक किया जा रहा था। नरेश और बबीता भी शांत भाव और प्रसन्न मुद्रा में सारी कार्यवाही देख रहे थे और अपने एयरपोर्ट से निकलने का इंतजार कर रहे थे ताकि हनीमून की खुशियों का मजा ले सके। आप दोनों को हमारे साथ चलना होगा, नरेश से एक कस्टम के अधिकारी ने आकर अंग्रेजी में कहा। क्या हुआ, क्या बात है? नरेश ने भी अंग्रेजी में ही पूछा। जी, दरअसल बात यह है कि हमें आपके ब्रीफकेस में ड्रग्स मिली है। बहुत अफसोस है कि हमें आपको पुलिस के हवाले करना पड़ेगा। कस्टम अफसर ने वह थैली दिखाते हुए कहा जिसमें शुभी ने ताकत वाले लड्डू रखे थे। नरेश और बबीता को अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हुआ जो उन्होंने अभी अभी सुना था। पर इसमें मेरी चाची ने ताकत के लड्डू रखे थे। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई है, नरेश कह रहा था। यहाँ पर आकर पकड़े जाने के बाद सभी यही कहते हैं मिस्टर नरेश, पर हमारे यहाँ कानून है कि आप अपनी गिरफ्तारी की खबर अपने घर पर इस फ़ोन के द्वारा दे सकते हैं। ये लीजिए, अपना कंट्री कोड डायल करके अपने घर फ़ोन मिला लीजिए। इसके बाद नरेश ने फ़ोन मिलाकर अपने साथ हुए हादसे के बारे में अपने माँ बाप को बताया कि किस तरह से उस थैली में ड्रग्स भेजा। यह भी बताया कि यहाँ पर ड्रग्स संबंधी कानून बहुत कड़े हैं, 10-12 साल जेल में ही रहना होगा। पुलिस ने नरेश और बबीता के हाथों में हथकड़ी पहना दी थी। उन लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे और क्यों हुआ है, पर भारत में बैठी हुई शुभी को बखूबी समझ में आ रहा था, क्योंकि ये पूरी चाल उसी ने तो रॉबिन के साथ मिलकर रची थी, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। एक ही झटके में शुभी ने नरेश और उसकी पत्नी बबीता को जेल भिजवा दिया था। इकलौते बेटे की गिरफ्तारी और शुभी की नीचता की बात जानकर अजय अरोड़ा चीख पड़े थे। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने तेरी हर बात मानी, फिर भी तेरी पैसे की हवस पूरी नहीं हुई। आखिरकार तूने मेरे बेटे बहू को मुझसे छीन ही लिया। जो हुआ उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नरेश के पास से ड्रग्स निकली है, इसका साफ सा मतलब है कि वह ड्रग्स लेता था
और अब बचने के लिए वह मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। शुभी बड़े आराम से जवाब दे रही थी। शुभी से अभी जब अजय अरोड़ा की बहस हो ही रही थी कि उनके सीने में तेज दर्द उठा। वे अपना सीना पकड़कर वहीं बैठ गए और फिर कभी ना उठ सके। उनका देहांत हो चुका था। अब कंपनी की एमडी शुभी की बेटी थी और पूरे बिजनेस पर उनका एकाधिकार था। पर अपनी माँ के द्वारा किए गए इस काम से वह जरा भी खुश नहीं थी। इसलिए वह अपने दादी और बाबा के साथ सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई और शुभी के नाम एक पत्र छोड़ गई जिसमें लिखा था, माँ, आप पैसे और सत्ता के लालच में इतना गिर जाओगी, ऐसा मैंने कभी कभी सोचा नहीं था। आपको पैसा चाहिए था जो आज आपको मिल गया है। कंपनी के कागज और चेकबुक्स दराज में रखी है। आप अपने पैसों के साथ खुश रहो। मुझे और मेरी दादी बाबा को ढूंढने की कोशिश मत करना। पैसे और सत्ता के लालच में अंधी होकर शुभी ने नरेश के खिलाफ इतनी कठोर साजिश को अंजाम दिया जिससे उसके जीवन की सारी खुशियां तहस नहस हो गई थी। नरेश और बबीता इस घटना से स्तब्ध थे। उन्हें ये बात ही समझ नहीं आ रही थी कि अगर ये काम चाची ने जानबूझकर किया है तो क्यों किया है। वजह चाहे जो भी रही हो, पर वे दोनों जेल में थे। नरेश और बबीता को हनीमून तो छोड़ो, अब साथ रहना भी नसीब नहीं हो रहा था। सलाखों के पीछे बार बार नरेश यही बुदबुदा रहा था, ये कैसा हनीमून। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अच्छी प्यारी कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।